सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के हिंदी मीडियम वर्जन की। इंग्लिश मीडियम तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। इंग्लिश में लगभग इंग्लिश में ही होती है, लेकिन चूंकि टर्मिनोलॉजी मैथमेटिक्स की इंग्लिश में होती है तो बच्चों की कुछ हमसे कुछ बच्चों ने कहा कि भाई हिंदी में आप बनाया करिए वीडियो। तो चूंकि हिंदी वर्जन हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, हमारे एरिया मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आवर स्टेट यूपी में है, बिहार में है, मध्य प्रदेश में हिंदी मीडियम बेल्ट बहुत है, तो वही हिंदी मीडियम की हम वीडियो बना रहे हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बता दी है, वो आपने पढ़ ली होगी। 1.1 के 1 से 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। आज हम चौथे क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। तो देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। हम जब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, किताब भी आपके पास होगी, किताब सामने रख कर के पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट, मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा दोनों में, लेकिन है हिंदी में। अच्छा हिंदी में पढ़ देते हैं। यदि एचसीएफ 306 657 इज इक्वल टू 9, तो एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करिए। समझिएगा, ये 2022 यूपी बोर्ड का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो यूपी बोर्ड में 2022 में पूछा गया है। क्या कहा गया? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया गया है। एचसीएफ ही लिखते हैं उसको, अलग की बात है। तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 306 हैं और 657 है। तो हमने एक संख्या को ए मान लिया 306 और एक संख्या को बी मान लिया 657। ठीक है। अब इसका जो एचसीएफ है, एचसीएफ को हमने एच मान लिया, महत्तम समापवर्तक, इसको आप मासा कहते हैं ना, हमने फिर एच मान लिया। वो दिया है आपका 9 और इसका एलसीएम निकालना है, एल निकालना है, इसको कि लासा कहते हैं आप। ठीक, हमने एल फिलहाल मान लिया उसको, वो आपको निकालना है। अब आप कहेंगे भाई एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, इन दोनों के गुणनखंड कर दो, और आपने जैसा बताया था कि जो कॉमन हो उसको एक बार लिख दो, जो बचे हुए वो सब लिख दो। नहीं, उन्होंने कहा एचसीएफ का इस्तेमाल करिए। भाई एचसीएफ दिया है तब एलसीएम पूछ रहा ना, तो हमने एलसीएम, एचसीएफ, मासा, लासा और दो संख्याओं में संबंध बताया था। याद करिए आप, कहा गया था लघुत्तम समापवर्तक इनटू महत्तम समापवर्तक का जो मल्टीप्लाई होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। याद आई? ये बताया गया था, इसको वेरीफाई भी कराया गया था, और ये शायद सेकेंड क्वेश्चन था, वेरीफाई कराया गया था। ठीक है, तो यानी कि एच कितना दिया है 9, एल कितना दिया है मालूम नहीं, संख्याएं क्या है 306 इंटू 657। तो जब एल निकालोगे तो सिंपल मैथमेटिक्स लगाओगे, ये 9 गुणे में है, भाग में आ जाएगा। अब 9 से कौन कटेगा? 9 की जो भाज्यता का नियम है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट जाए तो वो संख्या भी 9 से कट जाती है। तो 6 3 9, ये 9 से कट रहा है, 9 से काट दो, 9 त्रुक 27, 3 30, 9 चौक 36। अब आप 657 को 34 से, एल का मान कितना आएगा 34 इंटू 657। अब इसका गुणा हम नहीं करने जा रहे हैं, हम कैलकुलेटर से करके लिखे दे रहे हैं और आप कर लीजिएगा। 657 इंटू 34, 22,338 22,338, ये आपका एलसीएम होगा, लघुत्तम समापवर्तक होगा। समझ आ गई बात? बहुत इजी चीज़ है। देखिए ये है फोर्थ क्वेश्चन। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, जब हम पढ़ते हैं तब तक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। कहते हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या बता रहा है? अगर आपने इसके पहले पढ़ा हो तो जब हम मैथमेटिक्स की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय समझा रहे थे, उसमें एक एग्जाम्पल दिया था कि क्या 4 की पावर n में n का कोई मान हो सकता है जिसके लिए संख्या 0 पर एंड हो। एंड मतलब जिसका इकाई अंक 0 हो। ये कहना क्या चाहते हैं भाई? जैसे मान लिया कोई संख्या आपने
25 लिखी तो ऐसे लिखते हो ना कि ऐसे लिखते हो 5 2, नहीं वो अलग की बात, पढ़ते हो इकाई दहाई जानने के लिए कि इकाई में क्या है दहाई में क्या है, लिखते कैसे हो, ऐसे लिखते हो ना। तो ये एंड कहाँ हो रहा है, अंत कहाँ हो रहा है, 5 पे। तो यहां दिया है इन्होंने 6 की पावर n, तो कह रहे हैं 6 की पावर n में क्या n का कोई ऐसा मान हो सकता है जिसके लिए संख्या 0 पर खत्म हो, मतलब इसका जो इकाई का अंक है 0 हो। देखो अब सिंपल सी बात है, अगर n को 1 लिखते हो तो 6 पावर 1 की वैल्यू 6 आएगी, तो 6 पे ही खत्म हो रही है। अगर n को 2 लिखते हो तो 6 की पावर 2 36 आएगी, ये भी 6 पे खत्म हो रही है। n की पावर 3 लिखते हो तो 6 की पावर 3 आएगा, 36 इंटू 6 करेंगे, 36 18 2 की 216, 6 की पावर जो भी करोगे वो 6 पे ही खत्म होना है। तो आपने कहा भैया n की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिस पर ये 0 पर खत्म हो। हमने कहा नहीं भैया, आपने चेक किया, बोले हाँ, हमने n 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे नंबर लिखे, 500 तक लिखे, नहीं आया। हमने कहा 502 पे आ जाएगा। बोले 3 घंटे थे यही क्वेश्चन आता था, आता भी नहीं था, यही चेक कर रहे थे, तो 5-6 कापी भर डाली थी हमने। अब देखो ध्यान से तरीका क्या होता है। जैसे हमने इसके पहले वाले में समझाया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये अपने आप सॉल्व कर लोगे। जैसे 10 है, 0 पे खत्म हो रहा है, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या 2 गुणित 5 होगा। जैसे 20 है, ये 0 पे खत्म हो रहा है, इसका गुणन करेंगे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 होगा। जैसे 30 है तो 2 तिया 6 पंचे होगा। जैसे 40 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 होगा। इसको देख करके क्या लग रहा है, अच्छा और 100 है मान लिया, तो 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100 होगा। क्या लग रहा है आपको, बोले लग रहा है कि आप क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन लग रहा है। देखिए ये लग ये रहा है कि जब एक जीरो पे खत्म होता है, एक जीरो, तो एक जोड़ा है गुणनखंड का 2 और 5 इसमें आ रहा है, जोड़ा पेयर। एक जीरो है यहां पर, तो एक जोड़ा 2 और 5 का है, एक जोड़ा 2 और 5 का है, एक जोड़ा 2 और 5 का है। दो अगर जीरो है तो दो जोड़े हैं, एक ये जोड़ा है एक ये जोड़ा है। तो यानी किसी भी संख्या के जीरो पर एंड होने के लिए, जीरो पर खत्म होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए, या इकाई अंक में जीरो होने के लिए एक कंडीशन है कि उसका गुणनखंड का एक पेयर, एक युग्म 2 और 5 का होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो आप ये कहानी लिखेंगे कि हम जानते हैं हम जानते, राइटिंग मेरी गंदी है लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं, तो हम जो पढ़ रहे हैं वो आप लिखिएगा। हम जानते हैं कि किसी भी, राइटिंग बहुत गंदी और हिंदी में तो और गंदा लिखते हैं, नहीं मतलब वो हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब क्या करें किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड का एक युग्म पेयर 2 और 5 का होना चाहिए, का होना ही चाहिए, ये हम जानते हैं। तो अगर हम 6 की पावर, अतः अगर हम 6 की पावर n करें तो 6 के गुणनखंड 2 गुणित 3 होते हैं की पावर n, यानी ये 2 की पावर n आएगा इंटू 3 की पावर n आएगा। 2 की पावर n का मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 n बार। 3 का गुणनखंड 3 गुणित 3 गुणित 3 n बार। चूंकि इसके गुणनखंड में 2 और 5 का पेयर नहीं, पेयर होना चाहिए। अब आप कहेंगे साहब 2 तो आ रहा है ना, 2 से काम नहीं चलेगा, पेयर से चाहिए। तो आप लिखेंगे चूंकि, चूंकि ऐसे बनता है ना, चूंकि 6 की पावर n में 2 और 5 के युग्म का गुणनखंड अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, अतः इसमें या यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, समाप्त नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती मतलब नहीं हो सकती। तो ये कंसेप्ट है, ये फंडा है। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टेटमेंट लिखना है, केवल बस समझना है वो कहना क्या चाहते हैं। वो इसे कहना चाहते हैं कि वो जो कहना चाहते हैं वो समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक आप इसका दीदारे क्वेश्चन करिए। कह रहे हैं व्याख्या कीजिए कि संख्या 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, चेक। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। जरा समझिएगा, भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती थी। हमने आपको भाज्य और अभाज्य दो प्रकार की संख्याएं बताई हैं। तो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या होती क्या है। हमने कहा था कि अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल अपने आप से और एक से कटे। ये डेफिनेशन कंफ्यूज बहुत करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 जो है अभाज्य है कि नहीं है, तो आपकी जो परिभाषा है उसके हिसाब से आप नहीं बता सकते कि 1 भाज्य है अभाज्य है, ठीक है। क्योंकि आपने कहा 1 अपने आप से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। तो अपनी डेफिनेशन चेंज करिए। डेफिनेशन आप ये बनाइए कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके दो अलग अलग गुणनखंड होते हैं। केवल दो अलग अलग गुणनखंड होते हैं। ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। पहला वो खुद और दूसरा 1। अब आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई। अगर मैं कहूँ 1 अभाज्य है तो आप कहेंगे नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के गुणनखंड 1 इंटू 1 होंगे। 1 इंटू 1 तो सेम हो गए, गुणनखंड एक जैसे हो गए, और आपने कहा अलग अलग होने चाहिए। तो यानी हमारी डेफिनेशन के हिसाब से 1 अभाज्य नहीं है। भाज्य वो होती है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक अलग अलग गुणनखंड हो, अलग अलग। वो खुद एक 1 और एक कोई और संख्या भी हो, और ज़्यादा हो अच्छी बात है। अब 1 के पास अलग अलग तो होते नहीं, 1 इंटू 1 एक सेम होते हैं, तो वो भाज्य भी नहीं है। तो आपकी संख्या लिखी है कि 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ये संख्या मैंने इसका नाम x दे दिया। ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है, उसके लिए संख्या को भाग करने का मेथड आना चाहिए। तो पहले देखना पड़ेगा ये भाज्य अभाज्य चेक करने का तरीका क्या है। अगर ये संख्या 1 से तो कटी जाएगी, तो मतलब नहीं। अगर ये संख्या 1 से अपने आप से और कम से कम एक और संख्या, कम से कम 3 अलग अलग संख्याओं से कट जाए, तो ये भाज्य हुई जाकर के। अब प्रॉब्लम इसको काटे कैसे, प्लस लगा हुआ है इसमें। तो जरा ध्यान से देखिएगा। तो ये हम चाहें तो यहाँ पर अब ये ना करना इसको 13 से काटेंगे और 13 13 कट जाएगा, ऐसे नहीं कटता है संख्या। प्लस लगा हुआ है तो प्लस के हिसाब से कैंसिल होगा नहीं यहाँ पर। तो क्या करेंगे आप, देखिए, मतलब मैथमेटिक्स का जो सिंपल कंसेप्ट होता है वो क्लियर होना चाहिए। यहाँ से 13 ले ले कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 11 और यहाँ प्लस 1 बचेगा। तो 13 ब्रैकेट में आ गए 77 प्लस 1 यानी कि 13 गुणित 78। अब ध्यान से देखिए, ये संख्या 1 से कट जाएगी, ये संख्या 13 से कट जाएगी, ये संख्या 78 से कट जाएगी, ये संख्या और भी संख्याओं से कट जाएगी, कम से कम 3 संख्याओं से कट रही है। तो आप लिखें कि यह संख्या 1, 13 और 78 और अन्य और कुछ अन्य, हम कुछ अन्य की बात कर ही नहीं रहे, कुछ अन्य संख्याओं से विभाजित है, विभाजित हो सकती है। अब आप कहेंगे अन्य क्यों आपने पूरी नहीं लिखी, काहे लिखी हम? हमको केवल 3 संख्याएं चाहिए थी अलग अलग, एक 1 हो गई, एक 13 हो गई, 78 हो गई, और हमको क्या जरूरत है। अतः यह भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य वाली रेटिंग संख्या है, ठीक। तो ये आपको हो गया भाज्य संख्या। वो यही आपसे जानना चाहते थे कि भाज्य और अभाज्य का जो अंतर है वो आपको आता ही नहीं आता है, और ये कैलकुलेशन आता ही नहीं आता है। गड़बड़ सड़बड़ काटोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। एक और पार्ट इसमें दिया हुआ है, संख्या लिखी है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। पहली बात तो ये प्लस घुसा हुआ है, इसको सिंपली हम काट नहीं सकते। हमको यहाँ से कॉमन दिख रहा है 5,
यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा और +1 बचेगा। तो 5। अब देखो ब्रैकेट और संख्या के बीच में इनटू का साइन है, तो ये तो मुझे दिख रहा है 5 से कट रहा है, मुझे दिख रहा है 1 से तो कट ही जाता है, ये दिख रहा है कि ये जो भी संख्या है इससे कट जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सचंग 42 और 4 तियां 12 दूनी 24 + 1, 24 और 42 का गुणा करिए तब तक आप, ये 1008 आएगा, 1008 + 1, तो यानी 5 गुणित 1009। अब साफ साफ देखो, ये संख्या 1 से कट जाएगी, ये संख्या 5 से कट जाएगी, ये 1009 से कट जाएगी, और भी संख्याओं से कटे ना कटे हमसे मतलब नहीं है। आप लिखेंगे चूंकि यह संख्या 1, 5 और 1009 से विभाज्य है, विभाजित होती है, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। हमको 1009 के गुणनखंड करने की जरूरत फिलहाल नहीं है, क्योंकि हमको केवल 3 संख्याएं चाहिए अलग अलग, एक 1, ये एक खुद यही संख्या खुद, और एक और कोई संख्या, हो गया 3 संख्याएं, ठीक है। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब जरा 7वां क्वेश्चन बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान पर का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन को आप ध्यान से 2-3 बार पढ़ लीजिए, इसके बाद प्रैक्टिकली सोचिए कि कैसा मैदान होगा, कैसे सोनिया दौड़ रही होंगी, ये नहीं सोनिया मतलब सोनिया गांधी नहीं, और कैसे रवि दौड़ रहे होंगे और कैसे वो मिल रहे होंगे, क्या सिचुएशन होगी हमें नहीं मालूम, जरा समझने की कोशिश करूं। अगर हम मान लें कि ये खेल का मैदान है ना, और यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और बाद में यहीं पर आकर के मिलना है, एंडिंग पॉइंट है। अब एक तो सोनिया को चलना है और एक रवि को चलना है, दोनों साथ चलना शुरू किए, ठीक। एक चक्कर सोनिया ने लगाया और सोनिया को 18 मिनट लगे, यानी घड़ी जब 0 पे स्टार्ट थी, 0 मिनट पे, तो 18 मिनट जब उसने बजाई तो सोनिया ए पे पहुंच गई, और यानी कि देर से पहुंची ना, और रवि जब 12 मिनट लगे तब पहुंच गए, तो रवि 12 पे पहुंचे और सोनिया 18 मिनट पे, देखिए घड़ी घूम के 12 पे आई, 12 मिनट पे सोनिया रवि पहुंच गए, अभी सोनिया नहीं पहुंची है। घड़ी 18 पे जब आगे बढ़ी तब सोनिया पहुंची, लेकिन रवि आगे निकल चुके थे, तो यानी फिलहाल तो मिलेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद जब 36 मिनट पे आया, 36 मिनट पे, तब सोनिया पहुंचेंगी, और ये 24 पे पहुंचेंगी, फिर 36 पहुंचेंगी, यानी जब 36 पे आएगा तो दोनों पहुंच जाएंगे, दोनों भाई। जब घड़ी ने 36 बजाया, घड़ी तो एक ही है ना, जो भी रेस को काउंट कर रहा है वो घड़ी लिए है, तो घड़ी टिक 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 12 पहुंची, रवि पहुंचे, टिक 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 रवि आगे बढ़ गए, टिक 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 18 पहुंचे, सोनिया पहुंच गई, टिक 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 24 पहुंचे, रवि पहुंचे, टिक 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 36 पहुंचे, सोनिया और रवि दोनों पहुंच गए, दोनों मिल गए ना। इसका मतलब 36 मिनट पे सोनिया और रवि दोनों उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे, यही मतलब हुआ ना। तो अब 12 और 18 का 36 क्या है, 12 और 18 का 36 है क्या, एलसीएम है, तो इसका मतलब आपको दोनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 12 का के फैक्टर क्या होंगे, 12 के फैक्टर होंगे 2 दूनी 4 तियां 12, और 18 के होंगे 2 तियां 6 त्रुक 18, और जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो देखो हमने बताया था, इसका मतलब ये लिखा हुआ है, हमने 2 तरीके से बताया था कि कॉमन पॉइंट को एक तरफ एक बार लिखो और जो बचे वो भी लिख दो, ये थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो हमने कहा था अधिकतम घात जो होती है वो लिखी जाती है। ये लिखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये लिखा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। अधिकतम घात 2 की क्या है, दोनों में 2, और 3 की क्या है 2, तो 2 दूनी 4,
3 त्रिक 9 9 चौक 36, यानी 36 मिनट बाद दोनों दोबारा एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। ठीक है, पहले प्रैक्टिकली सोचो कि भाई कैसे ये रेस हो रही होगी, कैसे ये मिल रहे होंगे, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 है। ये पुरानी बुक में 1.2 है, पुरानी नई में अंतर नहीं है, कुछ एक्सरसाइजेस को हटाया गया है। ये हमने वीडियो बना ऑलरेडी अपलोड कर रखा है कि नई पुरानी में अंतर क्या है। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।